हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझा था और चैप्टर नंबर 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो इसके अंदर जो है हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो उनमें सबसे फर्स्ट आता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। सेकंड नंबर आता है एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर है डाउन साइजिंग। फोर्थ नंबर है वीआरएस और फिफ्थ नंबर है वर्क लाइफ बैलेंसेस। तो ये 4 टॉपिक्स जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड से कुछ आता है कि इंडिया जो है हमारा वो डाइवर्स, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। हमारी जो इंडियन कंट्री है ना, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। हमने एक सुन रखा होगा, विविधता में ही एकता है, रंग बिरंगा हमारा भारत है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। चाहे आप इंडिया के वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, हर जगह आपको कुछ ही किलोमीटर पे थोड़ा सा टोन चेंज मिलेगा, कल्चर चेंज मिलेगा, उनका पहनने का, रहने का, खाने का, पीने का तरीके में, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, है ना। तो बट इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी, है ना, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी, इतनी विविधता होने के बाद में भी हम क्या है? एक रूप है, एक हैं, है ना। और आने वाले टाइम में ये पता भी चलेगा, वैसे पता है ही, कहने का मतलब आने वाले टाइम में जब और डेवलप होगी कंट्री तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस निकल के आएंगे। कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि देखो ये इंडिया जो है इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए देखो ये इतना, इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी भी है, इकोनॉमिकली तो ग्रो कर ही रहे हैं। इसके अलावा इतनी सारी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया जो है बहुत अच्छा एक कंट्री बन जाता है। जैसे अगर किसी को घूमने जाना हो, एक ऐसी कंट्री हो जिसमें घूमना फिरना केवल सब जगह सेम ही है, कल्चर सेम है पूरी कंट्री के अंदर, है ना, खाना पीना सेम है, रहना सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो उनको घूमने जाना होगा तो किसी दूसरी कंट्री में जाना होगा। यहाँ तो हमारे इंडिया के अंदर ही, राजस्थान आएंगे उधर वाले, इधर वाले जाएंगे साउथ, साउथ वाले जाएंगे वेस्ट, वेस्ट वाले जाएंगे ईस्ट, हो गया घूमना फिरना। और प्लेसेस भी अच्छे हैं, डाइवर्सिटी भी है, मतलब कल्चर अच्छा है, तो बहुत कुछ नया देखने को मिलता है कंट्री के अंदर ही, और फिर भी सब एक है। ओके, तो ये है डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर अब हम इंडिया की, मैंने जो एग्जांपल दिया हम तो उसकी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा केवल इंडिया में नहीं, एचआरएम तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये माना गया है कि जो कंपनी है उसका जो वर्क प्लेस है, वहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। वो एक ही जेंडर के नहीं होने चाहिए, वो एक ही कल्चर के नहीं होने चाहिए, वो एक ही रिलीजियस के नहीं होने चाहिए, उनका जो लैंग्वेज है वो भी चेंज होना चाहिए, उनका कल्चर चेंज होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर डाइवर्सिटी लानी है, ऐसा नहीं लानी, वो कहते हैं लानी है। किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो अगर डाइवर्सिफाइड है, वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग है वो, तो उसका बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये एचआरएम के अंदर ये बोला गया है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए वर्क प्लेस पर, और हमारे कंट्री में ही डाइवर्सिटी है, तो हम तो बहुत खुशकिस्मत है। ठीक है, चलिए समझते हैं मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस इज ग्रोइंग फिनोमेन इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो डाइवर्सिटी जो है वर्क प्लेस पर, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हर कंपनी अलग अलग कैटेगरी, बैकग्राउंड, जेंडर, कल्चर के लोगों को अपना रही है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे सर, वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। है क्या ये? इट मीन रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग, वैल्यूइंग डिफरेंस, प्लेजिंग पीपल्स। अलग अलग भांति भांति के लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको समझना, उनको एक्सेप्ट करना, उनकी वैल्यूज को, ये है होना चाहिए कहाँ पर? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी तभी कहलाएगी। अगर एक ही कल्चर या एक ही जेंडर या एक ही बैकग्राउंड के लोग अगर किसी कंपनी में हो, तो वहाँ पर कभी भी उस कंपनी के जो वर्किंग प्लेस है उस पर डाइवर्सिटी नहीं होगी। लेकिन ये बोल रहा है होनी चाहिए। ओके, ठीक है।
रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्जेंट बैकग्राउंड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट स्पेस इज कॉल्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। सिंपल बोल रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को किसी एक कंपनी में हायर करना, उसको ही बोलते हैं क्या, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अलोंग विद देयर यूनिक आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी यूनिक होती है। डाइवर्सिटी ब्रिंग डाइवर्स नॉलेज, इससे डाइवर्स नॉलेज भी मिलता है। देखो, अगर हर एक क्षेत्र की, हर एक प्लेस की, हर एक लैंग्वेज की, हर एक कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंसेस होती है जो वहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर होती है ना। तो वो अगर लोग किसी अलग अलग लोग की कंपनी में आते हैं तो वो अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग क्वालिटीज़ लेके आते हैं। उससे बेनिफिट मिलता है ओवरऑल कंपनी को, और वहाँ का माहौल भी अच्छा रहता है। वहाँ का माहौल खराब नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आइए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ऑफ डिफरेंट रेसेस, एथेंटिसिटीज, जेंडर, एजेस, कल्चर, रिलीजियस, डिसेबिलिटीज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं भाई। रेसेस मतलब अलग अलग नस्लों के, है ना, नस्लीय। जेंडर मतलब तो आप समझ गए, जेंडर हो गया आपके। एजेस अलग अलग उम्र के, 18 सालों का भी काम कर रहा है, 20 का भी है, 25 का भी है, 40 का भी है, 45 का भी है, 60 साल का। अलग अलग रिलीजियस के भी है ना, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। डिसेबिलिटीज़ है ना, मतलब सारे परफेक्ट नहीं है, कुछ लोग डिसेबल भी हैं, उनको भी रखा गया है। एंड सेक्सुअली ओरिएंटेशन मतलब जो सेक्सुअली ओरिएंटेशन का मतलब मेल फीमेल वगैरह जो हो गया ना, ये तो ये अलग अलग हो गया आपका पूरा का पूरा डिफरेंट। अगर ये चीज़ें अपन वर्क प्लेस पे लेके आते हैं एम्प्लॉयज़ को, इन आधार पर जो है अपन हायर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वर्क प्लेस पे क्या आ जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी। इसके अलावा जो और क्या कर सकते हैं हम, रीजनल बैकग्राउंड्स के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, पर्सनैलिटीज़ के आधार पर, स्किल के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर और नॉलेज के आधार पर भी, इनके आधार पर भी हम वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी ला सकते हैं। तो ऊपर हम कैसे लेके आ सकते हैं, रेसेस, एथेंटिसिटीज, जेंडर, एजेस, कल्चर, रिलीजियस, डिसेबिलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के थ्रू। और नीचे क्या बोल रहा है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो ताकि आपके वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी आ जाए। रीजनल बैकग्राउंड्स, एजुकेशन, पर्सनैलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेसिस। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल के अंदर आपको पता होगा जो स्कूल्स होती हैं उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे भांति भांति के अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग है ना बैकग्राउंड के पीपल्स आते हैं स्कूल में, एक साथ पढ़ते हैं बच्चे। तो वहाँ का माहौल उस क्लास का कितना शानदार होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात या किसी भी प्रकार का कोई टॉर्चर नहीं होता है। अधिकतर कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, लेकिन अगर वो माहौल अच्छा है वहाँ का, वो तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, उन्होंने अच्छा कर रखा है और कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, तो वहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। स्कूल की लाइफ कौन याद नहीं करता है, हर कोई याद करता है अपनी, है ना। क्यों, उसका रीज़न आपके सामने, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना ही वहाँ का माहौल, वहाँ का चीज़ें, वहाँ की बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं उस लोगों को भी और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो यही हासिल करना चाहती है कंपनीज। ओके, ठीक। तो मेरे दिमाग में एग्जांपल आया तो मैंने दे दिया। आगे अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी कैसे है, ऊपर 2 पॉइंट्स पढ़ लिए भाई, ये सारा हमने अप्लाई किया है और वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी है हमारे, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। न्यू प्रोस्पेक्टिव आएंगे आपके पास, न्यू प्रोस्पेक्टिव, भांति भांति के लोग नया नया प्रोस्पेक्टिव लेके आएंगे आपके सामने, है ना। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल नया होगा, तो न्यू चीज़ें आपको बहुत मिलेगी। तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी की भरमार होगी उधर, है ना। एक कल्चर के या एक प्लेस के या एक स्थान के लोग जो है वो नहीं सोच पाते हैं जो दूसरे सोच रहे हैं, है ना। थोड़ा सा थिंकिंग में भी डिफरेंस होता है ना, सोचने के तरीके में भी डिफरेंस होता है, चाहे वो नेचर की वजह से हो, चाहे वहाँ के कल्चर की वजह से हो, चाहे वहाँ के एजुकेशन की वजह से हो, है ना। तो अब वो भांति भांति के लोग आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, ये वो सोच पा रहा है जो ये नहीं पा रहा, ये वो सोच पा रहा है जो ये नहीं पा रहा है, तो सब मिलकर के जब एक दूसरे के साथ थॉट शेयर करते हैं तो एक न्यू ही प्रोस्पेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है। तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है, लोगों को भी होता है, उनको भी नया सीखने को मिलता है। ओके जी। लेकिन अगर एक ही वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी नहीं हो, ये भी तो है ना, एक ही कल्चर के और एक ही स्थान के लोगों को हायर कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या न्यू प्रोस्पेक्टिव आएगा।
सबको पता है कि मतलब सबकी थिंकिंग एक जैसी है, तो कोई विरोधाभास भी नहीं होगा। और जब तक कोई विरोधाभास होगा ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चनिंग होगी नहीं, जब तक कोई एक न्यू प्रोस्पेक्टिव सोचने का नया तरीका मिलेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता, ओहो। इसलिए क्या करते हैं काफ़ी लोग जो है जिनको बिजनेस आइडियाज चाहिए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू सुनो आप एंटरप्रेन्योर्स के, जो आपके स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं, है ना, उनको पूछो भैया तुम्हारे पास आइडिया क्या आया, वो बोलते हैं हम घूमने निकल गए। मैंने एक सुना था कि ओयो होटल्स जो है उसका जो मालिक हैं, उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को, जो कि एक रिच डैड पुअर डैड बुक है ना, उसके ऑथर हैं, तो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर को उन्होंने एक लेटर लिखा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अब इस पैसे से जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप मुझे एडवाइस दीजिए। तो उन्होंने लेटर लिखा, वापस जवाब आया कि दुनिया घूमो। ठीक है, मैंने ये कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ा था। तो वापस वो लेटर लिखते हैं, उनको लगा कि यार इतना बढ़िया आदमी इतनी अच्छी बुक लिखी है, ऐसे कैसे बोल सकता है कि इन पैसों से दुनिया घूमो। उन्होंने वापस लिखा, वापस वही जवाब आया। फिर उन्होंने सोचा, ओयो जो होटल रूम्स कंपनी बनाई, उन्होंने सोचा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, इतना बड़ा आदमी, अगर इतना समझदार आदमी कुछ कह रहा है तो सही कह रहा है। वो दुनिया घूमने निकल गए और उसके बाद उनको आइडिया आया ओयो होटल्स का, है ना, उसके बाद बहुत बड़ी कंपनी बनी। ऐसे ही बहुत सारे इंडिया से बाहर लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर कुछ देखते हैं, अच्छा ये तो अपने देश में है ही नहीं, फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हैं। तो डाइवर्सिटी, जब हम कुछ नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा दिमाग खुलने लग जाता है। नहीं तो वो होता ना कि जो कुएं का मेंढक होता है, उसको पता है क्या लगता है, उसको लगता है यार यही दुनिया है, अच्छा यही दुनिया है, ठीक है भाई, ये अंधेरा है, ये है जो यहाँ है दिख रहा है मुझे ये। अगर उसको कोई बाहर निकाल दे, कुएं से बाहर निकाल दे उसको, तो लगा अरे तेरी तो ये क्या है ना, माइंड खुल जाएगा। तो वही है, डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे नई न्यू प्रोस्पेक्टिव्स मिलता ही मिलता है। इसलिए अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग कल्चर को जानो, अलग अलग लोगों को जानो, अलग अलग एक्सपीरियंस लो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके जी, तो इससे न्यू प्रोस्पेक्टिव्स मिलता है। वाइडर टैलेंट पूल, वो तो होगा ही। वैसे अधिकतर क्या होता है, इस अगर कहीं पर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो 9 to 5 वाली जॉब वाला मामला नहीं होता है कि बस 9 to 5 जॉब करी, पैसा दो, खत्म। नहीं, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आके जुड़ते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको टारगेट्स चाहिए, तो ऐसे लोग आते हैं वहाँ पर, ऐसे लोग आके जुड़ते हैं, है ना जी। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एक्सीलेंस। बिल्कुल, अब मैंने बोला ना एम्प्लॉय एक्सीलेंस तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। डाइवर्सिटी एंड फर्म परफॉर्मेंस गो हैंड इन हैंड when an organization has a work environment, जहां ऐसा environment हो where people see a representation of a variety of cultures, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऐसे लोग काम करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ कल्चर्स के लोग काम करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग काम करते हैं, अलग अलग सोचने वाले लोग काम करते हैं, ऑल ऑफ देम आर मोर लाइकली टू फील कंफर्टेबल बीइंग देमसेल्फ। In this turn lead to happier and more productive employees and employees turnover falls। तो एम्प्लॉय एक्सीलेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। बहुत इनोवेशन होते हैं जिस स्टार्टअप्स के अंदर, जिस कंपनी के अंदर जो बहुत आगे जाना चाहती है, जिसके टारगेट्स बहुत बड़े हैं, जो कुछ करना चाहती है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहती है अपनी फील्ड का, और वहाँ पर यही कोशिश की जाती है डाइवर्सिटी हो वर्क प्लेस पर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग वहाँ काम करें, ताकि न्यू एक प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। वो जो ये एक्सीलेंस है एम्प्लॉइज़ का वो होगा, और आपको न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, क्रिएटिव चीज़ें पता चलेगी जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करती है। ओके जी, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े बेनिफिट्स। न्यू प्रोस्पेक्टिव मिलता है, वाइडर टैलेंट पूल मिलता है, एम्प्लॉइज एक्सीलेंस मिलता है, और डी नंबर इंक्रीज्ड प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। वेरियस रिसर्च स्टडीज, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं तुक्के से कि भैया प्रॉफिट इंक्रीज होता है अगर आपके वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी है, नहीं, इस पर रिसर्च हो रखी है। जिस कंपनीज के अंदर वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग सोचने वाले लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, वहां पर उस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज होता है। न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्टस मिलते हैं। यस, देखो अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आते हैं ना, हाँ, तो वो जब इकट्ठे होते हैं अलग अलग डाइवर्सिटी से, तो वहां पर आपके बिजनेस को एक्सपांसन करने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बोलते हैं भैया आपकी कंपनी यहाँ है, यार आप हमारे एरिया में भी तो खोल सकते हो, ये चीज़ें तो हमारे उधर भी चलती हैं, और वहाँ हम बैठे हैं ना, हम आपका सहयोग करेंगे, वहाँ के लोगों को आपके साथ कनेक्ट करेंगे, है ना, ऐसा। ओके,
तो ये बिल्कुल होता है कि न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्टस भी आपके सामने खुलते हैं। फाइट साइकोलॉजिकल बाइसेस, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बाइसेस जो होते हैं, साइकोलॉजिकल बाइसेस मतलब हर आदमी के कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, है ना, वो उसका मानना होता है कि नहीं बस ऐसा ही है। बस मैंने आज तक जिंदगी में यही सोचा है, यही सुना है, हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए हैं, यही होता है। वो सारे बाइसेस टूट जाते हैं जब हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग टैलेंटेड लोगों से, अलग अलग नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं, तब ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बाइसेस जो है वो टूट जाते हैं। ओके, और उसका बेनिफिट सबको मिलता है। ओके, दिमाग खुलने लग जाता है ना। और अगर आप साइकोलॉजिकल बुक पढ़ोगे ना तो आपका माइंड जो है बहुत खुलेगा। ठीक है, ऐसे शौक के लिए पढ़नी भी चाहिए, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक्स तो पढ़ ही लेना चाहिए। इम्प्रूव कंपनी कल्चर, इससे कंपनी का कल्चर जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कंपनी के जो इथिक्स है, गोल्स जो है और वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। क्रिएटिविटी मैं पहले बता चुका हूँ भाई, आनी ही है ना, इन क्रिएटिविटी आएंगी तो इनोवेशन होंगे, तो वो कंपनी जो है वो इनोवेशन का हब बन जाएगी। कौन सी कंपनी? जिसमें वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होगी। जहां पर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होगी वो कंपनी के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ आएंगे, सोचेंगे, और क्रिएटिविटी होगी तो वहां पर इनोवेशन होंगे। इनोवेशन मतलब समझ रहे हो, ओनली टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर इनोवेशन होंगे। सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, अब एक ही कैटेगरी के लोग बैठे हैं, एक ही, चाहे कल्चर ले लो, बैकग्राउंड ले लो, एजुकेशन ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, बस एक ही कैटेगरी के लिए, जेंडर ले लो या कुछ भी एक पैरामीटर ले लो, एक ही कैटेगरी के लोग बैठे हैं, अलग अलग नहीं है। अब उनको बोलो भाई सेल्स बढ़ानी है, सबका आंसर लगभग एक जैसा ही होगा, लेकिन डाइवर्सिफाइड लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, कैटेगरीज, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस के लोग बैठे हुए हैं। अब उनको बोलो भैया सोचो हमारी सेल्स जो है अगले साल दुगना करनी, कैसे करें? प्रोडक्शन तो हम कर देंगे, सेल को कैसे करें, कॉम्पिटिटर को क्या आ रहा है, कैसा एडवर्टाइज करें, किस तरीके से प्रमोट करें, तो सबके अलग अलग थॉट्स आएंगे, उसमें से कुछ थॉट्स बड़े कमाल के होंगे जो काम कर जाएंगे। ओके, तो क्रिएटिविटी, इनोवेशंस होते ही हैं, तो वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके, आगे है हमारा नीड। क्या नीड है या क्या जरूरत है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की? ठीक है, तो इसके अंदर आता है अनसेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉइज, लैक ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अगर आपके यहाँ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर ऐसा मैकेनिज्म आपने नहीं बनाया, बस एक ही कल्चर या एक ही जो है प्लेस या एक ही क्वालिफाइड एक क्वालिफिकेशन के लोग आप रख लोगे, है ना, डाइवर्सिफाइड नहीं है, मतलब समझ के ना, बार बार वो चीज़ें मैं सारी रिपीट नहीं करूँगा, तो फिर क्या होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉइज होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव्स आएंगे, एक लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव्स, लिमिटेड क्रिएटिविटी, लिमिटेड न्यू आइडिया, लिमिटेड इनोवेशंस ही हो पाएंगे, अनलिमिटेड नहीं हो पाएंगे। ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन, और मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? सबकी सोच एक जैसी है, कोई अलग सोच का आके सामने से कुछ बताए अच्छा सा, जिससे दिमाग खुले, वहाँ मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ ग्रोथ होगी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज होगी, है ना। यस, ठीक है, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। देखो हर चीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो नेगेटिव भी तो होंगे ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अगर डाइवर्सिटी है आपके वर्क प्लेस पर, तो डाइवर्सिटी होने पर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे फर्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में वाद विवाद होने के चांसेस बने ही रहेंगे, लेकिन अगर एक मैनेजमेंट, एक मैकेनिज्म बना दिया जाए तो उनको बहुत ईजीली निपटाया जा सकता है। ठीक है, जेंडर प्रेफरेंस, एक जेंडर का ग्रुप ज़्यादा है, एक कम है, तो वो जेंडर प्रेफरेंस वाली भी प्रॉब्लम आ जाती है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाता है, वो बोलता है नहीं मैं तो, मेरा कल्चर ये है, मैं तो नहीं मानूंगा, ये बोल रहा है मेरा है ये है, तो वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। लेकिन इनको अगर इनका जो लीडर है वो अच्छा हो तो इनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये है ऐसा होगा, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, नुकसान भी है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है। रेसिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग चेंज पे जो है मनाही करेंगे, नहीं ये चेंज नहीं कर सकते आप। कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन। एक लैंग्वेज का होना कई बार बहुत फ़ायदेमंद होता है, वैसे लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, और एक बिजनेस लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी काम आती है, लेकिन फिर भी अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, तो वो वाला मामला है। द नीड ऑफ ट्रेनिंग, बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती ही होती है, बिना ट्रेनिंग के ये वर्क प्लेस पर अगर डाइवर्सिटी कर दी तो वो काम नहीं करेगी। ओके जी,
तो ये थे कुछ चैलेंजेस, पॉइंट याद कर लेना, अंदर अपने हिसाब से लिख देना। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।